आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में योगी आम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना के बाद त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भारतीय अंदाज में स्वागत किया गया। वहां की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचने पर पीएम मोदी को भोजपुरी चौताल सुनाई गई, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री मंत्रमुग्ध हो गए। पीएम ने इसे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव बताया, क्योंकि त्रिनिदाद और टोबैगो में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा भारतीयों का भी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने विशेष रात्रि भोज दिया। इस भोज को खास बनाने वाला सिर्फ स्वादिष्ट व्यंजन ही नहीं, बल्कि उसे परोसने का अनूठा अंदाज भी रहा। भोजन को बड़े हरे सुहारी के पत्तों पर परोसा गया, जो इंडो कैरेबियन संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है। सुहारी शब्द भोजपुरी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब देवताओं के लिए भोजन से है। अपने इस मेहमान नवाजी के बीच पीएम ने वहां के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी भी बताया। कमला प्रसाद के पूर्वज बिहार के बक्सर के रहने वाले थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का शुभारंभ किया। इस खास मौके पर 800 से ज्यादा आम की किस्में शामिल की गईं। इनमें एक आम की किस्म का नाम योगी आम भी है। इसी उद्घाटन समारोह के दौरान लंदन और दुबई के लिए आम के कंटेनर को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश से हुए जलभराव के बीच शादी कार्यक्रम की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल यहाँ इस शादी के कार्यक्रम में बारिश भी बाधा नहीं बन सकी। ये विवाह 6 जुलाई को होना है और इसी से पहले माता पूजन का कार्यक्रम चल रहा था। महिलाएं दूल्हे को लेकर मंदिर जा रही थी, लेकिन रास्ते में घुटनों तक पानी भर गया। इसके बावजूद महिलाओं का उत्साह कम नहीं हुआ और उन्होंने पानी के बीच में ही ढोल के थाप पर मांगलिक गीत गाए और डांस किया। फिर दूल्हा सभी परिवारजनों समेत मंदिर पहुंचा। मध्य प्रदेश के इंदौर की गुरदीप कौर एक मिसाल बन गई। दरअसल वो बहुदिव्यांगता के बावजूद सरकारी नौकरी हासिल करने में कामयाब रहीं। वो देखने, सुनने और बोलने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने पहले 12वीं की परीक्षा पास की, फिर सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली। अब वो सरकारी सेवा में नियुक्त कर दी गई हैं। ऐसे में संभागायुक्त दीपक सिंह ने उन्हें सम्मानित भी किया। दिव्यांग गुरदीप संवाद के लिए अपनी उंगलियों का सहारा लेती हैं। वो स्पेशल साइन लैंग्वेज और स्पर्श के जरिए शब्दों की स्पेलिंग बनाकर बातों को समझाती हैं। उन्होंने पहले मुंबई और फिर इंदौर से खास ट्रेनिंग भी हासिल की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। इसमें दावा किया गया कि एक पिता ने अपनी बेटी के लिए स्कूल का पहला दिन यादगार बना दिया। ये पिता वहां अपनी बेटी को स्कूल के पहले दिन बैंड बाजे के साथ स्कूल लेकर पहुंचा। इसी वीडियो में नजर आ रहा है कि ये बच्चे अपनी छोटी साइकिल पर बैठकर पीठ पर बैग टांगते हुए स्कूल पहुंची। हालांकि ये वीडियो कहां का है और कब का है, ये साफ नहीं हो पाया है। अमरनाथ यात्रियों को एक और सौगात। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारतीय नौसेना के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। दरअसल सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई। उन्हें विशाखापट्टनम में कार्यक्रम के दौरान लेफ्टिनेंट अतुल कुमार ढुल के साथ विंग्स ऑफ गोल्ड सम्मान से नवाजा गया। ये समारोह INS डेगा पर हुआ। जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस बीच श्रद्धालुओं को वहां एक और सौगात भी मिली। बालटाल में यात्री निवास का उद्घाटन किया गया, जिसमें 800 श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी ब्लॉक भी बनाया गया है। आवाज़ यानी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी पेन ड्राइव या ईमेल से भी मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए 3 महीने में नियम बनाने के निर्देश दिए। इससे पहले याचिका में कहा गया था कि जन सूचना अधिकारी नियमित रूप से ईमेल या पेन ड्राइव जैसे आधुनिक डिजिटल फॉर्मेट में सूचना देने से इनकार करते हैं, जबकि कानून इसकी अनुमति देता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अगले सेशन की तारीख का ऐलान कर दिया। DU में स्नातक स्तर पर दाखिले की प्रक्रिया के बाद 1 अगस्त से पढ़ाई का दौर शुरू हो जाएगा। इस बार एडमिशन केवल CUET UG यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्कोर के आधार पर हो रहा है। NTA ने 4 जुलाई को परीक्षा के नतीजे जारी किए थे।
दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत मिली। दरअसल नोएडा और दूसरी जगहों पर हल्की बारिश हुई। हालांकि दिन में तेज धूप होने पर उमस महसूस हो रही थी। भगवान राम की साधना स्थली के रूप में मशहूर तीर्थ नगरी चित्रकूट की खूबसूरती बारिश में वैसे ही बढ़ गई है जैसे महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में चित्रकूट की वर्षा कालीन सुषमा का वर्णन किया है। बारिश के इस मौसम में चित्रकूट में चारों तरफ हरियाली छा गई है। पर्वतों से सुंदर झरने बह रहे हैं और आसमान काले बादलों से ढक गया है। बारिश ने चित्रकूट के वातावरण को बेहद सुहाना और शानदार बना दिया है। हर कोई चित्रकूट की इस प्राकृतिक सुषमा का आनंद लेने के लिए उतावला है। जहां बारिश के इस मौसम में जन्नत जैसा नजारा है, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य की छटा ऐसी नजर आ रही है कि ये आपका मन मोह लेगी। आसमान पर इठलाते काले बादल और बारिश होने की आस आंखों को उम्मीद देते हैं, तो रिमझिम फुहारों का एहसास मन को सुकून। यह है चित्रकूट का श्रीकामत गिरी पर्वत। चित्रकूट आने वाले भक्त इस पर्वत की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बारिश की वजह से ये पर्वत पूरी तरह से हरा भरा तो हो ही गया है, साथ ही आकाश में नजर आ रहे तमाम रंग बिरंगे बादलों ने यहाँ के माहौल को बेहद खूबसूरत और शानदार बना दिया है। चित्रकूट में विंध्य पर्वत श्रृंखला के संकरण गिर पर्वत पर स्थित पंचमुखी हनुमान धारा का नजारा बारिश के मौसम में बेहद खूबसूरत हो गया है। पहाड़ों से झरनों का गिर रहा पानी यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेता है। वहीं चित्रकूट का राघव वाटरफॉल इस समय अपने शानदार नजारे की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से आने वाले पर्यटक यहाँ की सुंदरता और मौसम के दीवाने हो जाते हैं। राघव वाटरफॉल यूं तो हर दिन खूबसूरत दिखता है, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इसके चलते बरसात के मौसम में खासतौर पर पर्यटकों का हुजूम सुकून के पल बिताने यहाँ पहुँचता है। हालांकि बारिश में पानी का बहाव तेज होने के कारण यहाँ फिसलन भी तेज हो जाती है। हम यहाँ अच्छा है, बहुत अच्छी एक दो दिन छोड़ के तो बारिश यहाँ पे हो ही रही है इस समय, बहुत ही लगभग बिल्कुल यहाँ पे तो बहुत मज़ेदार मौसम है इस समय आने के लिए, बहुत अच्छा मौसम है आने के लिए। संस्कृत के जितने भी विद्वान हुए हैं सभी ने लगभग चित्रकूट की महिमा का अद्भुत वर्णन किया है, चाहे वह महाकवि वाल्मीकि जी रहे हों, चाहे व्यास जी रहे हों। लगता है कि महाकवि कालिदास का जो वह वर्णन है वह इस समय बिल्कुल सादृश्य प्रतीत हो रहा है। रिमझिम बारिश के इस मौसम में चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में स्थित शबरी प्रसाद का नजारा भी बेहद शानदार दिख रहा है। आसमान में छाए काले बादलों और हरियाली के बीच पर्वतों की निराली छटा तीर्थ यात्रियों पर्यटकों का मन मोह लेती है। यहाँ आने वाले पर्यटक चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता में खो जाते हैं। बादलों के इस मौसम में यहाँ का दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ने सारी खूबसूरती चित्रकूट को भेंट कर दी हो। यहाँ बरसात के समय में पानी ऊंची पहाड़ियों से नीचे जमीन की ओर गिरता है। हालांकि बहुत से लोग इसमें स्नान भी करते हैं। वर्षा ऋतु विशेष ऋतु होती है। भगवान राम एवं जितने भी संत महात्मा मुनि आदि कवि यहाँ रहते थे, आदर्शी महर्षि ब्रह्मर्षि जो भी रहते थे, वर्षा ऋतु के बाद में उनको विशेष आनंद मिलता था, जिससे भगवान कामतगिरी एकदम संपूर्ण सौंदर्य से पूरित होते थे। और इनका वर्णन जो है मेघदूत में कालिदास जी ने भरपूर किया है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है। कवितावली में उन्होंने बताया है कि सब दिन चित्रकूट नीको लागत और वर्षा ऋतु विशेष अनुरागत। वर्षा ऋतु के बाद जो है या बरसात के समय में कामतगिरी और चित्रकूट का सौंदर्य अद्भुत हजारों गुना बढ़ जाता है और प्राकृतिक छटाओं का जो है दर्शन होने लगता है, झलक मिलने लगती है। अपने अंदर बारिश की बूंदों को समेटे ये मंडराते हुए मेघ कुछ के लिए राहत तो कुछ के लिए मोहब्बत का पैगाम लाते हैं, कुछ के लिए बचपन की तो कुछ के लिए जवानी की अल्हड़ यादें लाते हैं। प्रेमी से दूर प्रेयसी की विरह की तपश और बढ़ाते हैं तो कभी दोस्त और सखा बनकर संदेश पहुंचाते हैं। जिंदगी के हर कोने को छूने वाले इस मेघ और बारिश की बूंदों से साहित्य भी खूब सराबोर हुआ है।
बादलों की महिमा, मेघ बरसाने से पहले और बरसाने के बाद क्या होती है, इसका जिक्र अलग अलग भाषाओं के साहित्यकारों ने किया है। मेघदूत में कालिदास ने मेघ यानी बादल का जितना खूबसूरत वर्णन किया है, उतना शायद ही कोई और कर पाया हो। वहीं चित्रकूट के कण-कण में भगवान श्री राम बसते हैं। चित्रकूट की रज यानी धूल पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम यहाँ पर पैदल चले हैं। चित्रकूट की पहचान है श्री राम। चित्रकूट की आत्मा में भक्ति की मिठास घोलते हैं। यहाँ के मठ, मंदिर और साधु सन्यासी प्राकृतिक सुरमई संगीत से होती है सुबह की शुरुआत और संध्या स्वागत होता है। धार्मिक मंत्रों के उच्चारण से चारों दिशाओं में जंगल, पहाड़, झरने और गुफाएं गूंज उठती हैं। इस पावन धरा पर तन मन में एक खूबसूरत प्राकृतिक ऊर्जा का एहसास होता है। वैसे तो चित्रकूट की पहचान एक प्राकृतिक तीर्थ स्थल के तौर पर रही है। यही वजह है कि तीर्थ यात्री और पर्यटक यहाँ बरबस खिंचे चले आते हैं। इन दिनों प्रभु राम की विरासत नगरी को कुदरत की मेहरबानी ने चित्रकूट को अपने पुराने स्वरूप में पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि आखिर में बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 193 अंकों पर 83,433 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 56 अंकों पर चढ़ा। ये 25,461 पर बंद हुआ। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। शुक्रवार को सोना 600 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 99,020 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 1000 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत 1,04,800 रुपए हो गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 16 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 39 पैसे हो गई। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के तीसरे सीजन का ऐलान हो गया। इसका आयोजन साल 2027 में 4 से 9 फरवरी तक होगा। इसे दिल्ली एनसीआर के 3 बड़े आयोजन स्थलों भारत मंडपम, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा। और अब बात भारत के आईटी सेक्टर की, जो कि जॉब और सैलरी के मामले में एक बार फिर सबसे आगे निकल गया है। जी हाँ, ग्लोबल जॉब सर्च प्लेटफॉर्म इंडीड के PMAP सर्वे के मुताबिक भारत के जॉब मार्केट में आईटी सेक्टर फिर सबसे आगे है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक चाहे फ्रेशर हो या अनुभवी प्रोफेशनल्स, आईटी सेक्टर ने सैलरी के मामले में सभी को पछाड़ दिया है। इस सेक्टर में करियर की शुरुआत करने वाले फ्रेशर्स हर महीने 28,600 रुपए तक कमा रहे हैं। वहीं 5 से 7 साल के अनुभव वाले आईटी प्रोफेशनल्स की मंथली सैलरी 68,900 रुपए तक है। इस उछाल की सबसे बड़ी वजह देश में डिजिटल और AI बेस्ड रोल्स की बढ़ती मांग बताई गई है। सिर्फ आईटी ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम जैसे सेक्टर भी सैलरी के मामले में पीछे नहीं हैं। इन सेक्टर्स में फ्रेशर्स को 28,100 से लेकर 28,300 रुपए महीने की सैलरी मिल रही है, जबकि 5 से 8 साल के अनुभव वाले प्रोफेशनल को 67,700 रुपए से 68,200 रुपए तक कमा रहे हैं। अगर बात करें अलग अलग जॉब रोल्स की, तो असली कमाल प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल्स निभाने वाले लोग कर रहे हैं। प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 5 से 8 साल के अनुभव वाले लोग हर महीने 85,500 रुपए तक कमा रहे हैं। इंडीड इंडिया की रिपोर्ट में बड़ी बात ये सामने आई है कि जॉब्स और सैलरी के मामले में सिर्फ महानगर ही नहीं, बल्कि छोटे शहर भी रेस में आगे निकल रहे हैं। मेट्रो से छोटे शहरों में सैलरी ग्रोथ देश के औसत 15% सैलरी बढ़ोतरी से भी ज्यादा दर्ज की गई है। हालांकि सैलरी में बढ़ोतरी के बावजूद कई कर्मचारी महंगाई की मार से भी परेशान हैं। सर्वे में 69% कर्मचारियों ने माना है कि उनकी सैलरी खास करके दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों में बढ़ते खर्चों के हिसाब से कम पड़ रही है। वहीं चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता जैसे शहरों को कर्मचारी ज्यादा किफायती मानते हैं। इन शहरों में सैलरी और रोजमर्रा के खर्चों का तालमेल बेहतर है। इंडीड इंडिया के इस रिपोर्ट में 1,311 एम्प्लॉयर्स और 2,531 कर्मचारियों के जवाबों को शामिल किया गया है। जाहिर है ये रिपोर्ट सैलरी के आंकड़ों के साथ ये भी बताती है कि भारत का जॉब मार्केट अब नए रास्तों पर चल रहा है। आईटी सेक्टर अच्छा उभरता हुआ सेक्टर है। यहाँ पे लोगों को रोजगार के ऑप्शन ज्यादा है,
नौकरियां बहुत हैं, आजकल डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आईटी में ज्यादा लोग आ रहे हैं। लोगों को समझ में आ गया है कि यही एक ऐसा सेक्टर है जो सरकारी नौकरियों को भी बीट कर सकता है। इनमें सैलरीज इतनी अच्छी हैं, सरकारी नौकरी इसके बराबर हाफ सैलरीज भी नहीं देती, पर यहाँ पे आईटी सेक्टर्स में बहुत अच्छी सैलरीज हैं, अच्छे ऑफ्स हैं, तो लोग इसकी तरफ प्रभावित हो रहे हैं और नौकरियां करने के लिए आ रहे हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि पहले लोगों को सरकारी नौकरी की चाह होती थी, लेकिन आज आईटी सेक्टर ने मोटी सैलरी देकर कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी लोगों को आकर्षित किया है, ये देखा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि आईटी सेक्टर में होने वाले लगातार नवाचार कहीं ना कहीं स्किल्स को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप स्किल्स के अनुसार अपग्रेड होते रहते हैं तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि आईटी सेक्टर आपके लिए बना हुआ है। नहीं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वाकई में काफी अच्छा सेक्टर है और काफी अच्छा वेतन भी है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और काफी मुझे लगता है स्कोप भी काफी इसका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और सोशल अड्डा में बात करते हैं गुजरात के सूरत शहर की। सूरत में डॉग पालने को लेकर घमासान मचा है। सूरत महानगर पालिका ने 2008 के नियम का हवाला देकर घर में डॉग रखने के लिए पड़ोसियों की एनओसी लेने की बात कही है। वहीं पशु प्रेमी इसे गलत साबित करने में लगे हुए हैं। सूरत महानगर पालिका के एनओसी लेकर सूरत के पशु प्रेमियों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। इन लोगों का कहना है कि महानगर पालिका ने जिस नियम का हवाला दिया है उसमें सिर्फ जानवरों के पालने को लेकर रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है, ना कि डॉग पालने के लिए एनओसी लेने की। हमारे सहयोगी संजय सिंह राठौर ने इस मुद्दे पर सूरत में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। महानगर पालिका अब कह रही है कि एनओसी लेनी पड़ेगी अगर डॉग को पालना है, तो आपने कलेक्टर को क्या शिकायत की, क्या रजूआत की है? सोसाइटीज की एनओसी लेने की बात है। गुजरात कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटीज में प्रमुख और मंत्री की कुछ जवाबदारियां फिक्स की गई है। इसमें कोई भी ऐसी जवाबदारी उसमें फिक्स नहीं कही गई कि कोई भी प्रमुख और मंत्री अपनी सोसाइटी में कोई भी एनिमल्स रखने के लिए वो कोई एनओसी दे सकता है या मंजूरी नहीं दे सकता है। ऐसी कोई भी बात सोसाइटी रूल्स में है ही नहीं। तो सोसाइटी के रूल्स के ओवरव्यू जाके कोई भी प्रमुख और मंत्री या कोई भी व्यक्ति कभी कोई एनओसी दे नहीं सकता है। और पर्सनल मोहल्ला का कोई भी व्यक्ति किसी पशु के लिए एनओसी देता है तो एनओसी वैलिड नहीं है। इसीलिए कॉरपोरेशन ने अनवैलिड काम एनओसी लेने का काम लोगों से करवाने का चालू करवाया है। महानगर पालिका के जो भी अधिकारी है उनसे हम मिले थे पहले, तो उन्होंने कहा था कि जब भी पड़ोसी के साथ झगड़ा होता है तो मुझे पुलिस बुलाती है। क्लास 4 ऑफिसर को पुलिस क्यों बुलाएगी? पहली बात तो ये है। दूसरी, जो वहां पे जो झगड़े होते हैं किस चीज के लिए होते हैं? कई बार पड़ोसी बोलते हैं कि आपका कुत्ता भौंकता है। कुत्ता भौंकेगा ही, उसका नेचर है, ठीक है। तो ये सामान्य घर्षण जो होता है पीपल्स के बीच में या नेबर्स के बीच में, तो वो घटाने का काम कॉर्पोरेशन का है। कॉर्पोरेशन के भी गाइडलाइंस है कि जो पशु पालक है उनको कैसे समझाना है, कैसे उसका जो अपना बच्चा है जो उसने पेट किया हुआ है उसको कैसे रखना है, वो गाइडलाइन भी कॉर्पोरेशन के तरफ से पब्लिक को देनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सीधा नोटिस जा रहा है। और बहुत सारे कर्मचारी तो घर में जाके नोटिस दे रहे हैं कि अगर आपने ये रजिस्टर नहीं करवाया तो आपका बच्चा हम ले जाएंगे। जबकि कॉर्पोरेशन के पास ना तो कोई जगह है हमारे बच्चे को रखने की, ना नहीं उनके पास पशु चिकित्सक है। अनएसेसरी जो चीजें हैं, मतलब जो पॉइंट्स वगैरह उन्होंने ऐड किए हैं कि एक से ज्यादा आप बच्चे घर में नहीं रख सकते हैं या फिर उससे मतलब एनिमल, ये सारी जो अनएसेसरी चीज है वो गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आई थिंक उनको उसके लिए जानना ज़रूरी है पहले कि अगर जितने भी एनिमल्स रखना चाहते हैं लोग रख रहे हैं, तो उनको पहले आप लीगल तरीके से जानकारी दीजिए कि एक्चुअली अगर आप डॉग रखना चाहते हैं तो कैसे रखें, क्या करें। उसके लिए उसके बाद अगर आप कोई राइट्स दे रहे हो तो सही है। उसके अलावा अगर ऐसे ये लोग अननेसेसरी चीज़, कोई भी रातों रात तो कोई कायदा नहीं बन सकता ना। कोई भी चीज़ हो तो उसके लिए पहले इन्फॉर्म करना तो ज़रूरी है लोगों को। 22 लाख व्हाट्सएप अकाउंट बैन। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने एक टैबलेट योजना पर वायरल हो रही खबर पर सरकार का पक्ष रखा। दरअसल दावा किया जा रहा है कि डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 8वीं क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के छात्रों को निःशुल्क स्मार्ट टैबलेट योजना के तहत फ्री स्मार्ट टैबलेट देगी।
लेकिन पीआईबी ने बताया कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है, लिहाजा किसी ऐसी फर्जी अफवाह के झांसे में न आए। दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराध पर फिर बड़ी कार्रवाई की। दरअसल उसने 22 लाख व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर दिए। इसकी जानकारी खुद दूरसंचार विभाग ने दी। इन व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल लोगों को फर्जी कॉल और मैसेज के जरिए धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है। कई यूजर्स ने इन व्हाट्सएप अकाउंट को संचार साथी पोर्टल के जरिए रिपोर्ट किया था, जिस पर यह कार्रवाई हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने चैट जीपीटी यूजर्स को लेकर बड़ा बयान दिया। ऑल्टमैन ने कहा कि लोगों को इस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। सैम ऑल्टमैन के मुताबिक एआई की एक सीमा होती है। उन्होंने कहा कि कई यूजर्स को इस एआई टूल पर पूरा भरोसा है, जो काफी रोचक है, लेकिन ये समझना होगा कि एआई लोगों को भ्रम में डाल सकता है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज हम आपको ले चलेंगे हरियाणा के गुरुग्राम, जहां कैमरों का एक म्यूजियम है। आदित्य आर्या के इस अनूठे म्यूजियम में 1827 से लेकर अब तक के कैमरों को संजो कर रखा गया है। यहाँ वो कैमरा भी मौजूद है जिससे हिरोशिमा पर एटम बम गिरने की तस्वीरें खींची गई थी। वैसे तो इस म्यूजियम का पता हरियाणा का गुरुग्राम है, लेकिन इस म्यूजियम में कैमरों के सदियों पुराने पते दर्ज हैं। ये म्यूजियम आपको कैमरे की ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले जाता है, जहां आप 1827 से अब तक के कैमरों के सफर को जी भर कर जी सकते हैं। ये म्यूजियम आदित्य आर्या की सोच का नतीजा है, जिन्होंने फोटोग्राफी के शौक को कैमरों के संग्रहालय में बदल डाला है। हमारे साथ है आदित्य आर्य जी, हु इज द फाउंडर ऑफ म्यूजियो कैमरा। इन्होंने ही इस पूरे जितने भी कैमरा का जो इतिहास है वो इस पूरे म्यूजियम में सहेज के रखा है। तो सर 40 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन इट्स बिन 45 ईयर्स। कितना समय लगा और जगह जगह आई थिंक आपने कोई भी कोना नहीं छोड़ा है इन कैमरे की कलेक्शन के लिए। या 40 साल, बट ये सोच के नहीं किया था कि मैं किसी दिन म्यूज़ियम बनाऊंगा। ये तो एक पर्सनल कलेक्शन था और मैं चीज़ें करता रहता हूँ, लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ कि कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं इस काम के लिए कर रहा हूँ। आपको अगर कुछ पैशन है तो कीजिए। इस म्यूजियम में वो कैमरा भी मौजूद है जिससे हिरोशिमा पर एटम बम गिरने की तस्वीरें खींची गई थी। समझ लीजिए ये म्यूजियम ऐसी टाइम मशीन है जहां हर कैमरा खुद में खास है। 1827 में पहली सही पिक्चर ली गई थी, ये वाली, बाय जोसेफ नेसिफो नीप्स, अ फ्रेंच मैन। तो ये जो पैनल दर्शाती है कि हर डिकेड, हर 10 साल में क्या क्या हुआ, क्या तरक्कियाँ आई, क्या इन्वेंशंस हुए, प्रैक्टिशनर्स कौन थे, फोटोग्राफर्स कौन थे, और ये किस तरह के इक्विपमेंट यूज़ किए गए। और जैसे 1875 में इंडिया में सैमुअल बॉर्न ने कलकत्ता में अपना एक स्टूडियो खोला। ये बिल्डिंग आज भी कलकत्ता में है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस को दर्शाती है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइमलाइन है ये फोटोग्राफी की। कैमरे के सदियों के सफर को आदित्य आर्या ने बड़े करीने से संजोया है। आप यहाँ विंटेज कैमरे को भी देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। ये 1860 से है। ये डिगेरो टाइप कैमरा है और इससे फोटो ली जाती थी। तो हर कैमरे का यहाँ पे एक अपना ही महत्व है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा
और सबने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है फोटोग्राफी के प्रोग्रेस में। 2009 में इस म्यूजियम ने आकार लेना शुरू किया। आज यहाँ वो हर कैमरा मौजूद है जिसने बेहद खास मौकों को तस्वीरों की शक्ल में हमारे लिए संजोया है। आज भले ही हल्के कैमरों का जमाना है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब 40-40 किलो के कैमरे हुआ करते थे। सेंचुरी ग्राफिक कैमरा कंपनी का कैमरा है। ये 1900 में इसका आविष्कार हुआ था। इससे स्टूडियो पोर्ट्रेट्स ली जाती थी, जैसे आप देख रहे हैं ग्लास प्लेट्स के ऊपर। तो ये एक कोडैक कंपनी की ही कंपनी थी, सेंचुरी कैमरा कंपनी। कैमरे का एक लंबा सफर पत्रकारिता के रास्ते से भी होकर गुजरता है। इस म्यूजियम में वो कैमरे भी लगे हैं जिनसे खींची तस्वीरों ने कभी दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। पत्रकारिता के बारे में बोला तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैमरे हैं जो कि उस टाइम में पत्रकार यूज करते थे। ये देखिए ग्राफलेक्स कैमरा, जिससे न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स वगैरह न्यूयॉर्क में और लंदन में, बड़े बड़े शहरों में इनसे फोटोग्राफ लेते थे। आज जब लोग मोबाइल तक से तस्वीरें खींच रहे हैं, ऐसे में विंटेज कैमरों का म्यूजियम किसी को भी जादुई एहसास से भर देता है। म्यूजियम कैमरा जहां आपको 2500 से ज़्यादा 1860 के दशक से तमाम जितने भी कैमरेज जो यूज़ किए जाते थे, फिर चाहे वो जर्नलिज्म में यूज़ किए गए हो, फील्ड रिपोर्टिंग के लिए यूज़ किए गए हो, या फिर स्टूडियो कैमरेज, तमाम कैमरेज आपको दिखने वाले। जब आज का दौर जहां हमारे पास एक ये मोबाइल फ़ोन से हम बतेरी हज़ारों पल भर में तस्वीरें खींच सकते हैं, तो वहीं ये जितनी भी पुरानी मशीन्स आप देख रहे हैं वो हमें ये याद दिलाती है कि उस ज़माने में तस्वीरें खींचना भी एक कला थी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। इसी के साथ न्यूज़ वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।